एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी देश का बंटवारा करवाया और आज भी एएमयू केवल और केवल वहां देशद्रोही पैदा होते हैं, वहां मानवता विरोधी पैदा होते हैं। ये तो सरकारें कमजोर हैं। अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए। एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी देश का बंटवारा करवाया और आज भी एएमयू केवल और केवल वहां देशद्रोही पैदा होते हैं, वहां मानवता विरोधी पैदा होते हैं। ये तो सरकारें कमजोर हैं। अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए। उसके बाद सरकारों की ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो इस शख्स को, जिसको आप सुन रहे थे, जो जहर उगल रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, दारुल उलूम देवबंद के लिए, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, क्या सरकारें इतनी मजबूर हो चुकी कि यूएपीए और एनएसए इस शख्स को ना छूता रहे? क्या सरकारें इतनी मजबूर हो चुकी कि यूएपीए या एनएसए इस तक नहीं पहुंच सके? क्या वजह है जो इतना जहर उगलने वाला, समाज में बंटवारा करने वाला, और मुमकिन है कि इसकी वजह से तासुब जो पैदा हो रहा है उसका अब तक कोई रोकथाम, कोई लगाम उस पर नहीं लग पा रही? क्यों? ये सवाल है। दारुल उलूम देवबंद हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, ये देश के ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, ये ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका स्थान, जिनकी पोजीशन न सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली अपनी हैसियत रखते हैं पूरी दुनिया में। और अगर बात करूं भारत की तो ऐसे बहुत विद्वान दिए हैं, साइंटिस्ट दिए हैं, पायलट्स दिए हैं, इंजीनियर्स दिए हैं, पॉलिटिशियंस दिए हैं। इन्हीं इंस्टीट्यूशंस ने देश को चलाने वाले सैकड़ों आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस तक दिए हैं। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, कहीं ना कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी से वो जुड़ चुके जिन्होंने के पहले भारत की अगवानी की। लेकिन हैरानी होती है इस वक्त की हुकूमतों के ऊपर, केंद्र सरकार पर अगर मैं पूछूं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को जो चैलेंज करने वाला इंसान हो, और जो ये भी कह रहा है कि अगर किसी वक्त दिल्ली के अंदर, यानी देश की राजधानी दिल्ली में, अगर कोई मर्द आकर के जिस दिन भी बैठेगा उसी दिन खत्म कर देगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, दारुल उलूम देवबंद को और जामिया मिलिया इस्लामिया को खत्म कर देगा। कहता है कि सबसे पहली फुर्सत में तो दारुल उलूम को उड़ा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद कहता है कि एएमयू को, जिसने कि विभाजन कराया। आप सोचिए तो सही, इसकी सोच का, इसकी अकल का पैमाना कहाँ तक है और कैसे ये खुले तौर पर बयानबाजी करता फिर रहा है। चाहे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के बयान दिया हो, मस्जिदों को लेकर बयान दिया हो, मुसलमानों को लेकर के बयान दिया हो, या फिर धर्मांतरण वाले मामले में अपनी बयानबाजी करता आ रहा हो, और अब सीधे तौर पर उन यूनिवर्सिटीज को, उन प्रतिष्ठित रेप्यूटेड संस्थानों को टारगेट कर रहा है। क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या एनएसए यहाँ नहीं लागू होती? क्या यूएपीए यहाँ नहीं लागू होती? आप जानते हैं बखूबी अच्छी तरह से, आज सैकड़ों लोग यूएपीए में और एनएसए में जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन खुले तौर पर घूमता हुआ, लोगों को बयान देता हुआ, इश्तिआल अंगेज भड़काने वाले बयान देता हुआ नजर आता है यति नरसिंहानंद सरस्वती। ये दासना मंदिर के महंत कहलाए जाते हैं। कौन सा महंत है? कोई महंत क्या कभी इस तरह की बात करता है जैसा ये शख्स कह गया? एक बार फिर से सुनिए, जिसके बयान ने करोड़ों लोगों के दिलों को आहत किया है, उनको ठेस पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले, वहां से पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जज्बात जुड़े हुए हैं, और ये उसी को उड़ाने की बात करता है। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद, जहाँ से मुफक्किर मिल्लत, जहाँ से बहुत सारे ऐसे उलेमा इकराम, मुफ्तियान इकराम
तालीम हासिल करके देश के अंदर तरक्की और उन्नति में हाथ बटाते आते हैं, जो अब तक न जाने कितने ही स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ करके आलिम फाजिल बने हैं, उनके लिए ये बात करता है। दहशतगर्दी के अड्डे बताता है, विभाजन की इन जगहों को केंद्र बताता है। लानत है ऐसे इंसान पर। एक बार फिर सुनिए क्या कहा यति नरसिंहानंद सरस्वती ने। एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी देश का बंटवारा करवाया और आज भी एएमयू केवल और केवल वहाँ देशद्रोही पैदा होते हैं, वहाँ मानवता विरोधी पैदा होते हैं। ये तो सरकारें कमजोर हैं। अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए, उसके बाद। तो सुना आपने खुले तौर पर क्या कह रहा है यति नरसिंहानंद सरस्वती। भारत के आजादी के दौरान इनकलाब लाने में जो बड़ा योगदान रहा है इन यूनिवर्सिटीज का, यहाँ के फैकल्टीज का, यहाँ पढ़ने वाले हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, वो एक बहुत बड़ा रोल है और वो हक है जिसे अदा नहीं किया जा सकता। लेकिन कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिसको पता ही नहीं है क्या इतिहास है, न जाने कहाँ से पढ़कर के आके बैठ गया, महंत कहला रहा है। कौन सा महंत नहीं मालूम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक और बयान की तरफ, और वो भी बहुत खास है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था पिछले ही रविवार को, यानी अब से ठीक 6-7 दिन पहले। मोहन भागवत क्या कह गए थे? उन्होंने अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में एक बात कही थी। कहा कि तमाम लोगों का डीएनए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब के मानने वालों का डीएनए एक ही है। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो जानते हैं आप क्या कहा उनको यति नरसिंहानंद सरस्वती ने? कहा न जाने कौन सा नशा करते हैं जो ऐसे बयान देकर चले जाते हैं। ये वीडियो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। एक बार सुनिए क्या बयान दिया है मोहन भागवत के लिए नरसिंहानंद ने। सुनिए जरा। तो अब मोहन भागवत जी से पूछना चाहिए, पता नहीं वो कौन सा नशा करने लगे हैं जो ऐसी बकवास करके गए हैं। उन्हें अपने पूर्वजों को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर हेडगेवार को पढ़ना चाहिए, उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ना चाहिए, उन्हें वीर सावरकर को पढ़ना चाहिए, उन्हें सारों को पढ़ना चाहिए। हिंदू मुस्लिम अगर एक होते तो हिंदुओं के 40,000 मंदिर नहीं टूटते, कश्मीर हमारा पंडितों से विहीन नहीं होता, बंगाल में औरतों के दिन दहाड़े बलात्कार नहीं होते। ये सारी चीजें मोहन भागवत जी को शायद पता नहीं है। वो शायद किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं। 4-5 गौ तस्कर मारे गए, उसकी रोज बात चुपती है, लेकिन मेरी बहन बेटियां रोज सूटकेस में बंद पाई जा रही हैं। मेरी बहन बेटी लव जिहाद पर रोज मारी जा रही है, मेरे बेटे मारे जा रहे हैं। जो मुसलमान आज हिंदू लड़कियों को छेड़ने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे हिंदू मारे जाते हैं जो मुसलमानों को रोकने का प्रयास करते हैं। उसके बारे में मोहन भागवत जी का कोई स्टेटमेंट है क्या? तो ये सोचना पड़ेगा। देखिए, ये तो देखना पड़ेगा भाई, हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। इसे तो अगर महादेव शिव भी आके बोले मुझे, मोहन भागवत बहुत छोटे हैं, अगर महादेव शिव भी आके मुझसे ये कहें कि हिंदू मुस्लिम एक है, हिंदू मुस्लिम होगा, क्योंकि डीएनए तो सारी दुनिया का एक ही है। डीएनए तो पीछे जाके चलोगे सारी दुनिया का एक ही है। लेकिन इस्लाम के इतिहास को पढ़िए, इस्लाम की कुरान ये कहती है कि अगर तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई भी यदि मुसलमान नहीं है, काफिर है, तो उनका कत्ल करो। क्या मोहन भागवत जी ने कुरान नहीं पढ़ी? अगर इतने ऊंचे स्तर पर बैठकर उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी तो ये देश का दुर्भाग्य है, सनातन का दुर्भाग्य है और स्वयं मोहन भागवत जी का दुर्भाग्य है। भागीदारी है योगी आदित्यनाथ जी के साथ, प्रत्यक्ष भागीदारी है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। हमारी प्रत्यक्ष भागीदारी, अप्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है। मैं नरसिंहानंद सरस्वती हूँ, कोई काम डरकर या छिपकर नहीं करता। योगी जी के साथ था, योगी जी के साथ हूँ और योगी जी के साथ रहूंगा। योगी जी और अधिक सीटों से जीते और अधिक। सुना? अगर मोहन भागवत ये बयान दे जाते कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, कभी प्यार की, मोहब्बत की, यकजहती की, भाईचारे की बात नहीं की जा सकती, हिंदुओं का अलग, मुसलमानों की एक अलग सोच है, कभी इनको एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाया जा सकता, डीएनए सबका अलग है, अगर इस तरह का बयान दिया होता तो मुझे लगता है यति नरसिंहानंद सरस्वती का बयान उनको लेकर कुछ और होता। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी बयान दिया तो किन हालात में, किन मजबूरियों को और किन समाजी सियासी दांव पेच को सोचते हुए दिया, ये वो जानते हैं। जो आप लोग सुन रहे थे उसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती साफ तौर पर कह रहा है कि अगर पढ़ना है मोहन भागवत को तो पूर्वजों को, जिसमें उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार का नाम लिया,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया, वीर सावरकर को पढ़ के देखे, मोहन भागवत, और ये भी कहा कि अगर खुद महादेव शिव मुझसे आकर के कहें कि हिंदू मुस्लिम एक है, मैं तब भी यकीन नहीं करने वाला। बात यहीं आकर के नहीं रुकी, आगे कहता है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में मैं योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहता हूं। यानी मंशा साफ नजर आ रही है, जब देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे तो फिर प्यारे प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर क्या। सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ लेकर के चलने वालों को नकार रहा है ये शख्स। यहाँ तक कि इससे पिछले वीडियो में भी आपने सुना ना कि जिस दिन भी दिल्ली में आकर के कोई मर्द बैठेगा, उसी दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसी दिन दारुल उलूम देवबंद और उसी दिन जामिया सर्वनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग समाज में किस तरह का जहर घोलने का काम कर रहे हैं, और इन पर निश्चित तौर पर लगाम लगानी वक्त रहते बहुत जरूरी है। और अगर नहीं हुआ तो यही समझा जाएगा कि सरकार की न जाने कौन सी मजबूरियां हैं कि जिन तक यूएपीए और एनएसए ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचता, ऐसे लोगों पर नहीं लगाया जाता। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स, वहाँ से तालीम हासिल करने वाले लोग जो आज बड़े अच्छे अच्छे मकामात पर बैठे हैं, जो देश को चलाने में सबसे बड़े भागीदारी हैं, सहयोगी हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो या फिर वो दूसरे और डिपार्टमेंट्स और सर्विसेज में हो, आज उन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे ही आउटगोइंग सेक्रेटरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के हुजैफा आमिर रशैदी क्या कह रहे हैं इसके बयान के बाद, वो भी सुनिए जरा। 5 जुलाई को नरसिंहानंद नाम के व्यक्ति ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये बयान दिया कि वहां के यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा करके खत्म कर देना चाहिए। आज 4 दिन हो गए इस बयान को दिए हुए। मैं उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, देश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका एक अहम किरदार है मुल्क की तरक्की में, देश के मुल्क के डेवलपमेंट में, उसके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करना क्या देश के खिलाफ नहीं है? क्या देश के संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या ये खुला चैलेंज नहीं है देश की कानून व्यवस्था को? उनके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई की गई, मैं अलीगढ़ पुलिस से और सरकार से पूछना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पूछना चाहता हूं कि आज 5 दिन होने तक क्या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? क्या कोई मुकदमा दर्ज कराया गया या कोई तहरीर दी गई उसके खिलाफ? इस तरह की बयानबाजी करने के लिए क्या ये यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश नहीं है पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर? क्या उनके ऊपर कोई एक्शन होगा? वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो आए दिन वहां के स्टूडेंट्स के खिलाफ थानों में तहरीर दिया करती है, स्टूडेंट्स के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराया करती है, और यहां तक भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट तक 5 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख के वकील को स्टैंड करती है स्टूडेंट्स के खिलाफ। क्या इनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है उन लोगों के ऊपर? ये सवाल है वहां के स्टूडेंट्स का, वहां के स्टूडेंट लीडर्स का। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक मंसूर साहब और आईपीएस रजिस्ट्रार साहब अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करवाते हैं, तो वहां के स्टूडेंट्स, वहां की आउटगोइंग स्टूडेंट यूनियन बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगी। वहां का आउटगोइंग ऑनरेडी सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो वहां के स्टूडेंट बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जो कुछ हुजैफा आमिर ने कहा वो आपने सुना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एल्यूमिनाई हैं जामिया के, दारुल उलूम देवबंद के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जिनके आज दिल टूटे हैं और वो नजरें लगाए हुए हैं हुकूमतों की तरफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से तो कोई तवक्को, कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार से उम्मीदें हैं उन लोगों को जो वाबस्तगी रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जिन्होंने भी इन संस्थानों से तालीम हासिल की है और आज कुछ मकाम हासिल किया है। आज वो चाहते हैं कि इस शख्स के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होगी कोई कार्रवाई? एक बड़ा सवाल है। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होगी कोई कार्रवाई, एक बड़ा सवाल है। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी देश का बंटवारा करवाया और आज भी एएमयू केवल और केवल वहां देशद्रोही पैदा होते हैं, वहां मानवता विरोधी पैदा होते हैं। ये तो सरकारें कमजोर हैं। अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए। एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी देश का बंटवारा करवाया और आज भी एएमयू केवल और केवल वहां देशद्रोही पैदा होते हैं, वहां मानवता विरोधी पैदा होते हैं। ये तो सरकारें कमजोर हैं। अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए। उसके बाद सरकारों की ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो इस शख्स को, जिसको आप सुन रहे थे, जो जहर उगल रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, दारुल उलूम देवबंद के लिए, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, क्या सरकारें इतनी मजबूर हो चुकी कि यूएपीए और एनएसए इस शख्स को ना छूता रहे? क्या सरकारें इतनी मजबूर हो चुकी कि यूएपीए या एनएसए इस तक नहीं पहुंच सके? क्या वजह है जो इतना जहर उगलने वाला, समाज में बंटवारा करने वाला, और मुमकिन है कि इसकी वजह से तासुब जो पैदा हो रहा है उसका अब तक कोई रोकथाम, कोई लगाम उस पर नहीं लग पा रही? क्यों? ये सवाल है। दारुल उलूम देवबंद हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, ये देश के ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, ये ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका स्थान, जिनकी पोजीशन न सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली अपनी हैसियत रखते हैं पूरी दुनिया में। और अगर बात करूं भारत की तो ऐसे बहुत विद्वान दिए हैं, साइंटिस्ट दिए हैं, पायलट्स दिए हैं, इंजीनियर्स दिए हैं, पॉलिटिशियंस दिए हैं। इन्हीं इंस्टीट्यूशंस ने देश को चलाने वाले सैकड़ों आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस तक दिए हैं। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, कहीं ना कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी से वो जुड़ चुके जिन्होंने के पहले भारत की अगवानी की। लेकिन हैरानी होती है इस वक्त की हुकूमतों के ऊपर, केंद्र सरकार पर अगर मैं पूछूं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को जो चैलेंज करने वाला इंसान हो, और जो ये भी कह रहा है कि अगर किसी वक्त दिल्ली के अंदर, यानी देश की राजधानी दिल्ली में, अगर कोई मर्द आकर के जिस दिन भी बैठेगा उसी दिन खत्म कर देगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, दारुल उलूम देवबंद को और जामिया मिलिया इस्लामिया को खत्म कर देगा। कहता है कि सबसे पहली फुर्सत में तो दारुल उलूम को उड़ा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद कहता है कि एएमयू को, जिसने कि विभाजन कराया। आप सोचिए तो सही, इसकी सोच का, इसकी अकल का पैमाना कहाँ तक है और कैसे ये खुले तौर पर बयानबाजी करता फिर रहा है। चाहे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के बयान दिया हो, मस्जिदों को लेकर बयान दिया हो, मुसलमानों को लेकर के बयान दिया हो, या फिर धर्मांतरण वाले मामले में अपनी बयानबाजी करता आ रहा हो, और अब सीधे तौर पर उन यूनिवर्सिटीज को, उन प्रतिष्ठित रेप्यूटेड संस्थानों को टारगेट कर रहा है। क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या एनएसए यहाँ नहीं लागू होती? क्या यूएपीए यहाँ नहीं लागू होती? आप जानते हैं बखूबी अच्छी तरह से, आज सैकड़ों लोग यूएपीए में और एनएसए में जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर घूमता हुआ, लोगों को बयान देता हुआ, इश्तिआल अंगेज भड़काने वाले बयान देता हुआ नजर आता है यति नरसिंहानंद सरस्वती। ये दासना मंदिर के महंत कहलाए जाते हैं।
कौन सा महंत है, कोई महंत क्या कभी इस तरह की बात करता है जैसा ये शख्स कह गया। एक बार फिर से सुनिए, जिसके बयान ने करोड़ों लोगों के दिलों को आहत किया है, उनको ठेस पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले, वहां से पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जज्बात जुड़े हुए हैं, और ये उसी को उड़ाने की बात करता है। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद, जहाँ से मुफक्किर मिल्लत, जहाँ से बहुत सारे ऐसे उलेमा इकराम, मुफ्तियान इकराम तालीम हासिल करके देश के अंदर तरक्की और उन्नति में हाथ बटाते आते हैं, जो अब तक न जाने कितने ही स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ करके आलिम फाजिल बने हैं, उनके लिए ये बात करता है। दहशतगर्दी के अड्डे बताता है, विभाजन की इन जगहों को केंद्र बताता है। लानत है ऐसे इंसान पर। एक बार फिर सुनिए क्या कहा यति नरसिंहानंद सरस्वती ने। एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी देश का बंटवारा करवाया और आज भी एएमयू केवल और केवल वहाँ देशद्रोही पैदा होते हैं, वहाँ मानवता विरोधी पैदा होते हैं। ये तो सरकारें कमजोर हैं। अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए, उसके बाद। तो सुना आपने खुले तौर पर क्या कह रहा है यति नरसिंहानंद सरस्वती। भारत के आजादी के दौरान इनकलाब लाने में जो बड़ा योगदान रहा है इन यूनिवर्सिटीज का, यहाँ के फैकल्टीज का, यहाँ पढ़ने वाले हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, वो एक बहुत बड़ा रोल है, और वो हक है जिसे अदा नहीं किया जा सकता। लेकिन कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिसको पता ही नहीं है क्या इतिहास है, न जाने कहाँ से पढ़ कर के आके बैठ गया, महंत कहला रहा है। कौन सा महंत नहीं मालूम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक और बयान की तरफ, और वो भी बहुत खास है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था पिछले ही रविवार को, यानी अब से ठीक 6-7 दिन पहले। मोहन भागवत क्या कह गए थे? उन्होंने अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में एक बात कही थी। कहा कि तमाम लोगों का डीएनए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब के मानने वालों का डीएनए एक ही है। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो जानते हैं आप क्या कहा उनको यति नरसिंहानंद सरस्वती ने? कहा न जाने कौन सा नशा करते हैं, जो ऐसे बयान देकर चले जाते हैं। ये वीडियो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। एक बार सुनिए क्या बयान दिया है मोहन भागवत के लिए नरसिंहानंद ने। सुनिए जरा। तो अब मोहन भागवत जी से पूछना चाहिए, पता नहीं वो कौन सा नशा करने लगे हैं जो ऐसी बकवास करके गए हैं। उन्हें अपने पूर्वजों को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर हेडगवार को पढ़ना चाहिए, उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ना चाहिए, उन्हें वीर सावरकर को पढ़ना चाहिए, उन्हें सारों को पढ़ना चाहिए। हिंदू मुस्लिम अगर एक होते तो हिंदुओं के 40,000 मंदिर नहीं टूटते, कश्मीर हमारा पंडितों से विहीन नहीं होता, बंगाल में औरतों के दिन दहाड़े बलात्कार नहीं होते। ये सारी चीजें मोहन भागवत जी को शायद पता नहीं है। वो शायद किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं। 4-5 गौ तस्कर मारे गए, उसकी रोज बात सुनती है, लेकिन मेरी बहन बेटियां रोज सूटकेस में बंद पाई जा रही हैं। मेरी बहन बेटी लव जिहाद पर रोज मारी जा रही है, मेरे बेटे मारे जा रहे हैं। जो मुसलमान आज हिंदू लड़कियों को छेड़ने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे हिंदू मारे जाते हैं जो मुसलमानों को रोकने का प्रयास करते हैं। उसके बारे में मोहन भागवत जी का कोई स्टेटमेंट है क्या? तो ये सोचना पड़ेगा। देखिए, ये तो देखना पड़ेगा भाई, हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। इसे तो अगर महादेव शिव भी आके बोले मुझे, मोहन भागवत बहुत छोटे हैं, अगर महादेव शिव भी आके मुझसे ये कहें कि हिंदू मुस्लिम एक है, हिंदू मुस्लिम होगा क्योंकि डीएनए तो सारी दुनिया का एक ही है, डीएनए तो पीछे जाके चलोगे सारी दुनिया का एक ही है। लेकिन इस्लाम के इतिहास को पढ़िए, इस्लाम की कुरान ये कहती है कि अगर तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई भी यदि मुसलमान नहीं है, काफिर है, तो उनका कत्ल करो। क्या मोहन भागवत जी ने कुरान नहीं पढ़ी? अगर इतने ऊंचे स्तर पर बैठकर उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी तो ये देश का दुर्भाग्य है, सनातन का दुर्भाग्य है, और स्वयं मोहन भागवत जी का दुर्भाग्य है। भागीदारी है योगी आदित्यनाथ जी के साथ, प्रत्यक्ष भागीदारी है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। हमारी प्रत्यक्ष भागीदारी, प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है। मैं नरसिंहानंद सरस्वती हूँ, कोई काम डर कर या छिप कर नहीं करता। योगी जी के साथ था, योगी जी के साथ हूँ और योगी जी के साथ रहूंगा। योगी जी और अधिक सीटों से जीते और अधिक। सुना? अगर मोहन भागवत ये बयान दे जाते कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, कभी प्यार की, मोहब्बत की, यकजहती की, भाईचारे की बात नहीं की जा सकती,
हिंदुओं का अलग, मुसलमानों की एक अलग सोच है। कभी इनको एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाया जा सकता। डीएनए सबका अलग है। अगर इस तरह का बयान दिया होता तो मुझे लगता है यति नरसिंहानंद सरस्वती का बयान उनको लेकर कुछ और होता। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी बयान दिया तो किन हालात में, किन मजबूरियों को और किन समाजी सियासी दांव पेच को सोचते हुए दिया, ये वो जानते हैं। जो आप लोग सुन रहे थे उसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती साफ तौर पर कह रहा है कि अगर पढ़ना है मोहन भागवत को तो पूर्वजों को, जिसमें उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार का नाम लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया, वीर सावरकर को पढ़ के देखे मोहन भागवत, और ये भी कहा कि अगर खुद महादेव शिव मुझसे आकर के कहें कि हिंदू मुस्लिम एक है, मैं तब भी यकीन नहीं करने वाला। बात यहीं आकर के नहीं रुकी, आगे कहता है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में मैं योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहता हूं। यानी मंशा साफ नजर आ रही है। जब देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे तो फिर प्यारे प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर क्या? सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ लेकर के चलने वालों को नकार रहा है ये शख्स। यहाँ तक कि इससे पिछले वीडियो में भी आपने सुना ना कि जिस दिन भी दिल्ली में आकर के कोई मर्द बैठेगा उसी दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसी दिन दारुल उलूम देवबंद और उसी दिन जामिया सर्वनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग समाज में किस तरह का जहर घोलने का काम कर रहे हैं और इन पर निश्चित तौर पर लगाम लगानी वक्त रहते बहुत जरूरी है। और अगर नहीं हुआ तो यही समझा जाएगा कि सरकार की न जाने कौन सी मजबूरियां हैं कि जिन तक यूएपीए और एनएसए ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचता, ऐसे लोगों पर नहीं लगाया जाता। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स, वहाँ से तालीम हासिल करने वाले लोग जो आज बड़े अच्छे अच्छे मकामात पर बैठे हैं, जो देश को चलाने में सबसे बड़े भागीदारी हैं, सहयोगी हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो या फिर वो दूसरे और डिपार्टमेंट्स और सर्विसेज में हो, आज उन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे ही आउटगोइंग सेक्रेटरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के हुजैफा आमिर रशैदी क्या कह रहे हैं इसके बयान के बाद, वो भी सुनिए जरा। 5 जुलाई को नरसिंहानंद नाम के व्यक्ति ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये बयान दिया कि वहां के यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा करके खत्म कर देना चाहिए। आज 4 दिन हो गए इस बयान को दिए हुए। मैं उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, देश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका एक अहम किरदार है मुल्क की तरक्की में, मुल्क के डेवलपमेंट में, उसके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करना क्या देश के खिलाफ नहीं है? क्या देश के संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या ये खुला चैलेंज नहीं है देश की कानून व्यवस्था को? उनके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई की गई, मैं अलीगढ़ पुलिस से और सरकार से पूछना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पूछना चाहता हूं कि आज 5 दिन होने तक क्या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? क्या कोई मुकदमा दर्ज कराया गया या कोई तहरीर दी गई उसके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करने के लिए? क्या ये यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश नहीं है पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर? क्या उनके ऊपर कोई एक्शन होगा? वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो आए दिन वहां के स्टूडेंट्स के खिलाफ थानों में तहरीर दिया करती है, स्टूडेंट्स के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराया करती है, और यहां तक भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट तक 5 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख के वकील को स्टैंड करती है स्टूडेंट्स के खिलाफ। क्या इनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है उन लोगों के ऊपर? ये सवाल है वहां के स्टूडेंट्स का, वहां के स्टूडेंट लीडर्स का। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक मंसूर साहब और आईपीएस रजिस्ट्रार साहब अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करवाते हैं, तो वहां के स्टूडेंट्स, वहां की आउटगोइंग स्टूडेंट यूनियन बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगी। वहां का आउटगोइंग ऑनरेरी सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो वहां के स्टूडेंट बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जो कुछ हुजैफा आमिर ने कहा वो आपने सुना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एल्यूमिनाय हैं जामिया के, दारुल उलूम देवबंद के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जिनके आज दिल टूटे हैं और वो नजरें लगाए हुए हैं हुकूमतों की तरफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से तो कोई तवक्को, कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार से उम्मीदें हैं उन लोगों को जो वाबस्तगी रखते हैं, चाहे वो हिंदू हों,
चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जिन्होंने भी इन संस्थानों से तालीम हासिल की है और आज कुछ मकाम हासिल किया है, आज वो चाहते हैं कि इस शख्स के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होगी कोई कार्रवाई, एक बड़ा सवाल है। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।